तो नेक्स्ट है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड जीन रीअरेंजमेंट। तो जैसे हमने एंटीजन में पढ़ा था कि जो भी आपका एंटीजन होता है ये आपका पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिसके पास में दोनों भी प्रॉपर्टीज़ होती है, इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी एंड एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। और ये इम्यूनोजेनिक होने के कारण आपका ये बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर के साथ में बाइंडिंग करता है, या फिर आपका बी सेल रिसेप्टर या टी सेल रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो एंटीजन जो है ये आपका अगर इम्यूनोजन है तो वो पक्का आपका एंटीजेनिक होता है। बट अगर हम कोई भी सब्सटेंस को एंटीजेनिक बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपका इम्यूनोजेनिक ही हो। तो अगर कोई भी सब्सटेंस को ट्रू एंटीजन की तरह अगर काम करना है तो उसके पास में इम्यूनोजेनिक एज वेल एज एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जिस सब्सटेंस के पास में इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होती बट आपकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है हैप्टन, मतलब इनकम्प्लीट एंटीजन। बट इनकम्प्लीट एंटीजन को अगर आपको कंप्लीट एंटीजन में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको इम्यूनोजेनिक अगर बनाना है, तो उसके लिए हम कैरियर का यूज़ करते थे। मतलब एंटीजन कैरियर जो कॉन्जुगेट है या कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर आप होस्ट में इंजेक्ट करोगे तो हैप्टन के अगेंस्ट में हम एंटीबॉडी बना सकते हैं। तो एडजुवेंट जो होता है ये आपके लेस इम्यूनोजेनिक एंटीजन को स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक या पोटेंट इम्यूनोजेनिक बनाता है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हमने ये अलग अलग टर्म पढ़ी थी, एंटीजन, कैरियर, हैप्टन, एडजुवेंट, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड जीन रीअरेंजमेंट। तो फर्स्ट एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी का डेफिनेशन अगर अपन पढ़ते तो एंटीबॉडी are the antigen binding protein present on B cell membrane or secreted by plasma cell। तो एंटीबॉडीज़ जो है ये आपका बी सेल के ऊपर हो सकता है एज ए बी सेल रिसेप्टर, या फिर वो आपका सिक्रेटरी हो सकता है जिसको सिक्रेट करता है आपका प्लाज्मा सेल। तो एंटीबॉडीज़ आपकी दो टाइप की होती है, एक सिक्रेटरी और एक मेम्ब्रेन बाउंड। तो एंटीबॉडी के पास में मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन अगर है तो वो आपका मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा। अगर मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन अगर नहीं है तो वो आपका एंटीबॉडी मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं रहेगा, वो सिक्रेटरी बन जाएगा। तो एंटीबॉडीज़ आपके बी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या फिर प्लाज्मा सेल इसको सिक्रेट करता है, जो स्पेसिफिकली बाइंड होता है किसके अगेंस्ट में, आपके एंटीजन के अगेंस्ट में। तो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो बी सेल रिसेप्टर है या फिर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है, इसके पास एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होती है। और एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी के कारण एंटीजन के साथ बाइंडिंग के बाद आपका बी सेल जो है ये एक्टिवेट होता है, प्रोलिफरेट होता है, और उसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ एंटीबॉडी को सिक्रेट करना स्टार्ट करता है। तो सिक्रेटरी एंटीबॉडी जो है ये आपके ब्लड में रिलीज़ की जाती है। ब्लड में एंटीबॉडी रिलीज़ करने के बाद आपकी ये थ्रू आउट द सिस्टम ट्रांसपोर्ट की जाएगी। तो एंटीबॉडी जो है एक प्रोटीन होता है, इसलिए एंटीबॉडी जो है इसको बोला जाता है इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी वो होता है जिसमें एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो कोई भी अगर एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है और उसके अगेंस्ट में आप कोई तो भी प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको बोला जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। अगर कोई एंटीजन के अगेंस्ट में डायरेक्ट सेल जाके इंटरेक्ट करता है और उसको किल करता है तो उसको बोला जाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है।
तो एंटीबॉडी जो है ये प्रोटीन है, इसलिए इट इज़ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, ये एंटीजन के साथ में अगर बाइंड करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है या फिर उसको एलिमिनेट करता है बाय एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं, फिलहाल में इतना याद रखो कि एंटीबॉडी जो है ये आपका बी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है या उसको प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एंटीबॉडी स्पेसिफिकली एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस की जाती है और उसी के साथ में वो बाइंडिंग करती है। उसके बाद नेक्स्ट एंटीबॉडी जो है इसकी अगर डिस्कवरी के बारे में अगर पढ़ते तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक है आपका टिसेलियस और दूसरा है कबाट। तो टिसेलियस एंड कबाट ये जो दो साइंटिस्ट है, इनका अगर अपन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पढ़ते तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो भी आपका माइस है, सॉरी रैबिट है, ये रैबिट के अंदर में इन्होंने एक एंटीजन को इंजेक्ट किया। तो एंटीजन क्या है, तो ओ एल्बुमिन को इन्होंने इंजेक्ट किया। ओ एल्बुमिन को इंजेक्ट करने के बाद में आपका जो होस्ट रहेगा रैबिट, इसमें ओ एल्बुमिन के अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद में उसने एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। एंटीबॉडी अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो वो एंटीबॉडी हमने ब्लड में सर्कुलेट कर दी, जो हमारा बेसिक मैकेनिज्म है। ब्लड में एंटीबॉडी रिलीज होने के बाद में वो थ्रू आउट द सिस्टम सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया। तो हमने इसका बॉडी में ओ एल्बुमिन के अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस होता है ये देखने के लिए टिसेलियस ने क्या किया, इसका ब्लड सैंपल निकाला। ब्लड सैंपल निकालने के बाद में इसने सेंट्रीफ्यूज किया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आप करते हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में आपका ब्लड सेल्स जो रहेंगे ये आपके सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो नीचे आपका रहेगा ब्लड सेल और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें रहेगा आपका प्लाज्मा एंड सीरम। तो सबसे ऊपर आपका सीरम है जिसका क्लॉटिंग नहीं होता, प्लाज्मा जो है इसका क्लॉटिंग होता है, क्योंकि प्लाज्मा जो पोर्शन है आपका इसमें आपका क्लॉटिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट जो आपका सीरम है इसमें आपका क्लॉटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। तो सीरम जो है इसको हमने बाहर निकाला। सीरम को बाहर निकालने के बाद में हमने ये दोनों जो सीरम है इसको दो अलग अलग ट्यूब में अपन ने डिवाइड कर दिया। तो दोनों ट्यूब में सीरम आ गया आपका जो सेम सैंपल से आया है। तो सीरम को हमने दो ट्यूब में डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने पहली वाली जो ट्यूब है इसमें हमने ऐड किया ओ एल्बुमिन, जो हमारा एंटीजन था जिसको हमने रैबिट के अंदर में इंजेक्ट किया था। ओ एल्बुमिन को अपन ने ऐड किया सीरम में। अगर फॉर एग्जांपल हमारा इम्यून सिस्टम अगर काम कर रहा है, रैबिट का इम्यून सिस्टम अगर काम कर रहा है ओ एल्बुमिन के अगेंस्ट में, तो उसके सीरम में एंटीबॉडीज होनी चाहिए या कोई तो भी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट अगर आपकी सीरम में प्रेजेंट है तो वो ओ एल्बुमिन के अगेंस्ट में बाइंडिंग करेगा। बाइंडिंग करने के बाद में आपका यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा। अगर प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है तो यहाँ पे आपका जो एंटीबॉडी था अगेंस्ट द एंटीजन ये आपका नीचे सेटल डाउन हो गया। उसके बाद में हमारा जो दूसरा ट्यूब था इसमें हमने कोई भी एंटीजन को ऐड नहीं किया। तो जैसे हमारा सीरम था वैसे ही हमारा वो सीरम है जिसमें हमने कोई भी एंटीजन को ऐड नहीं किया है। तो ये अनरिएक्टेड सीरम है आपका दूसरे ट्यूब में, और पहला ट्यूब जो है इसमें है रिएक्टेड सीरम। इसके बाद में हमने ये दोनों ट्यूब जो है इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। तो दोनों ट्यूब का जब अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो पहली जो ट्यूब है जिसमें ओ एल्बुमिन हमने ऐड किया उसमें जो भी आपका एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स था जिसका प्रेसिपिटेशन हुआ था वो प्रेसिपिटेशन को अपन ने डिस्कार्ड कर दिया। तो ये आपका प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन जो है इसको अपन ने डिस्कार्ड कर दिया।
तो प्रेसिपिटेशन को डिस्कार्ड करने के बाद आपके पास में क्या बचा है, तो आपके पास में सिर्फ सीरम का वो पोर्शन बचा है जिसमें आपका कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो प्रेसिपिटेट हुआ है उसको हमने यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को अपन ने डिस्कार्ड कर दिया। दोनों का जब अपन ये दोनों ट्यूब का इलेक्ट्रोफोरेसिस जब किया तो हमें रिजल्ट ऐसे मिला। तो ये जो आपका ब्लू ग्राफ आपको दिख रहा है, ब्लू ग्राफ जो है ये ब्लू ग्राफ अनरिएक्टेड सीरम का है। तो ये ब्लू ग्राफ जो रहेगा आपका, ये अनरिएक्टेड सीरम का है। तो आपका जो दूसरा ग्राफ है ब्लैक ग्राफ, ये आपका रिएक्टेड सीरम का है। तो ये अनरिएक्टेड सीरम और ये रिएक्टेड सीरम का ग्राफ। तो जिसमें आपने एंटीजन डाला था उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को हमने रिमूव कर दिया। तो जो एंटीबॉडी है वो प्रेसिपिटेट में बाहर निकल गई। तो एंटीबॉडी प्रेसिपिटेट में अगर आपकी बाहर निकल गई तो वो कौन से पोर्शन में थी, जिस पोर्शन का कॉन्सेंट्रेशन घटा हो। क्योंकि जो हमने दो ट्यूब्स लिए थे, इस दो ट्यूब का सीरम का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये दोनों ट्यूब का सीरम का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा आपका, ये दोनों ट्यूब का सीरम का कॉन्सेंट्रेशन सेम, दोनों में जो भी कंपोनेंट्स है वो सेम है। एंटीजन का एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। तो फर्स्ट ट्यूब से अगर आप एंटीजन एंटीबॉडी को आपने अगर रिमूव किया है तो उसमें जो भी एंटीबॉडीज थी वो बाहर निकल गई, तो एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन इसमें कम हो गया। अब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस जब किया तो आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो रिएक्टेड आपका सीरम था उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस ग्राफ आपको ऐसे मिला, जिसका जो सबसे लास्ट वाला जो पीक है ये आपका डिक्रीज हो गया। बट अनरिएक्टेड जो आपका सीरम है इसका अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो ये हमारा कंट्रोल है। तो पहला जो ग्राफ है ये अल्बुमिन का है और उसके बाद में ग्लोबुलिन्स का ग्राफ स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास पहला अल्फ़ा का, उसके बाद बीटा ग्लोबुलिन और उसके बाद गामा ग्लोबुलिन। और रिएक्टेड सीरम का गामा ग्लोबुलिन का जो ग्राफ है ये डिक्रीज़ हो गया। गामा ग्लोबुलिन का ग्राफ अगर डिक्रीज़ हो गया इसका मतलब हमारा जो एंटीबॉडी था वो पक्का आपके गामा ग्लोबुलिन में ही था। तो इसलिए आपका जो रिएक्टेड सीरम है उसका गामा ग्लोबुलिन का ग्राफ नीचे आ गया, इसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन घट गया। तो उतना पोर्शन, इतना जो कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे कम मिला ये कहाँ पे चला गया, तो इतना जो कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे कम मिला ये आपका चला गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में, जिसको अपन ने डिस्कार्ड कर दिया है। तो ये आपका क्या शो करता है कि इतना जो पोर्शन है ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में अपन ने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। तो हमारा जो एंटीबॉडी है वो गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन में होता है। इसलिए टिसेलियस एंड कबार्ट ने एंटीबॉडी को बोला ग्लोबुलिन पोर्शन दैट प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दी पर्टिकुलर एंटीजन एज ए रिस्पॉन्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। तो इसलिए अपन ने उसको बोला इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब हमारा एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होता है कौन से फ्रैक्शन में, गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन में। तो इसलिए हम एंटीबॉडी को ग्लोबुलिन्स बोलते, अल्बुमिन्स नहीं बोलते। अगर हमारा एंटीबॉडी अल्बुमिन में मिलता है तो हम उसको इम्यूनोअल्बुमिन बोलते। बट टिसेलियस एंड कबार्ट को एंटीबॉडी कहाँ पे मिला, ग्लोबुलिन में मिला। तो ग्लोबुलिन में मिला इसलिए हम आपके एंटीबॉडी को बोलते इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब प्रोडक्ट अगेंस्ट दी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट अगेंस्ट दी एंटीजन। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगेंस्ट द एंटीजन दैट प्रोड्यूस बाय द इम्यूनिटी सिस्टम।
तो इन दिस वे यहाँ पे ये जो टिसेलियस एंड कबार्ट है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है, इससे ये आपका प्रूव होता है कि जो एंटीबॉडी है ये गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई तो भी दूसरा एंटीजन आपको दिया है, एक्सपेरिमेंट आपका सेम रहेगा, हो सकता है रैबिट के केस में सिर्फ आपको माइस दे या कोई तो भी दूसरा एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म दे, एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा, सिर्फ एंटीजन का नाम चेंज किया जाएगा। एंटीजन का नाम चेंज करने के बाद में आपको ये ग्राफ बताया जाएगा। ग्राफ में अगर फॉर एग्जांपल आपका रिएक्टेड सीरम का ग्राफ, अगर रिएक्टेड सीरम का जो ग्राफ है इसमें गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है तो एंटीबॉडी आपका गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन है, अगर बीटा का कम हुआ है तो बीटा में है, और अल्फा का कम हुआ है तो अल्फा में है। तो ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एंटीबॉडी के लिए ही आपका एक्सपेरिमेंट ये आपका रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अल्बुमिन स्पेसिफिक अल्बुमिन से रिएक्ट होने वाला कोई तो भी प्रोटीन है आपका, तो हमने क्या किया, सीरम में एक अल्बुमिन के अगेंस्ट में रिएक्ट होने वाला एक्स प्रोटीन को डाल दिया, वो प्रोटीन अल्बुमिन के अगेंस्ट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, जो भी प्रेसिपिटेट है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं और फाइनली इलेक्ट्रोफोरेसिस जब कर रहे हैं तो अल्बुमिन का ग्राफ नीचे आ रहा है, बाकी जो आपके अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन है उसके जैसे के वैसे ही ग्राफ आपको मिल रहे हैं। तो उस ग्राफ से क्या पता चलेगा कि अल्बुमिन का ग्राफ अगर नीचे आया है, तो अल्बुमिन का ग्राफ नीचे आया है, इसका मतलब अल्बुमिन पोर्शन उस आपके फ्रैक्शन उस एक्स प्रोटीन के साथ में रिएक्ट हुआ है। तो अगर ये ग्राफ आपका अगर ये ऐसा दिखाई देता है तो हम क्या बोलेंगे कि अल्बुमिन पोर्शन हमारे एक्स प्रोटीन के साथ में रिएक्ट हुआ है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपके सीरम का कौन सा प्रोटीन उसके साथ में रिएक्ट करता है, अल्बुमिन प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन, बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन या गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो फिर आपको आंसर लिखना चाहिए यहाँ पे कि हमारा अल्बुमिन प्रोटीन उसके साथ में रिएक्ट हो रहा है। तो इन दिस वे इसके ऊपर 4 मार्क का या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो एंटीबॉडी है ये हेटेरोडाइमर्स होते हैं। हेटेरोडाइमर्स का मतलब क्या, तो हेटेरोडाइमर्स मतलब डाइमर मतलब 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन, हेटेरो का मतलब जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपके डिफरेंट है। तो डाइमर मतलब 2 पॉलीपेप्टाइड चेन और हेटेरोडाइमर मतलब 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन जिनके बीच में एक पर्टिकुलर आपका क्वार्टरन स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसको बोलेंगे अपन हेटेरोडाइमर्स। तो एंटीबॉडी जो है ये आपका 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में आपके 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, एक होता है लाइट और एक होता है हेवी। लाइट को लाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका मॉलिकुलर वेट होता है 25,000 डाल्टन। तो हेवी जो है इसका डबल होता है, दैट इज 50,000 और उससे भी ज़्यादा। तो 25,000 डाल्टन का वेट होता है लाइट चेन का, तो उससे डबल होता है आपके हेवी चेन का, दैट इज 50,000। आपका जो लाइट चेन हो या फिर हेवी चेन हो, इसके हमारे पास में 2 कॉपीज है, ठीक है। तो लाइट के 2 कॉपीज है, हेवी के 2 कॉपीज है, टोटल हो गए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। बट ये आपके जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है ये 2 ही टाइप के हैं, इसलिए इसको बोला जाता है हेटेरोडाइमर्स। बट ये आपका एंटीबॉडी बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। उसके बाद में नेक्स्ट जैसे हमने बोला था एंटीबॉडी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन पोर्शन में मिलता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। उसके बाद में जो फर्स्ट 110 अमीनो एसिड जो होता है, अब 110 अमीनो एसिड फर्स्ट कौन से कंसिडर करोगे, तो कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी एन टर्मिनल एंड। तो ये आपका एन टर्मिनल एंड, ये आपका सी टर्मिनल एंड, तो ये एन ये सी और एन टर्मिनल एंड जो है यहाँ पे पहले जो 110 अमीनो एसिड है ये आपके हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में वैरी कर सकते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट 110 अमीनो एसिड का अमीनो टर्मिनल रीजन होता है, लाइट हो या फिर हेवी चेन हो, इसकी स्पेसिफिसिटी हर एक एंटीजन के लिए अलग होती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल रीजन। तो ये आपके जो 110 अमीनो एसिड है इसकी स्पेसिफिसिटी हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग
हेवी चेन में, लाइट चेन में, अलग अलग एंटीबॉडी में। तो पहले जो 110 अमीनो एसिड है आपके एन टर्मिनल एंड के, वो आपके हर एक एंटीबॉडी में, हर एक आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन में अलग अलग देखने को मिलेंगे, इसलिए उसको बोला जाता है वेरिएबल रीजन। तो बाकी इसके बाद जितने भी आपका पॉलीपेप्टाइड चेन का पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें और आपके दूसरे सेम क्लास के पेप्टाइड चेन में कभी भी आपको चेंजेस दिखाई नहीं देते, इसलिए उसको बोला जाता है कांस्टेंट रीजन। फॉर एग्जांपल, मैंने गामा ग्लोबुलिन का एक पॉलीपेप्टाइड चेन लिया, दूसरा गामा ग्लोबुलिन का ही पॉलीपेप्टाइड चेन लिया, तो दोनों गामा ग्लोबुलिन के पॉलीपेप्टाइड चेन के जो आपके ये सी रीजन है ये आपको कांस्टेंट मिलेगा। बट दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के जो पहले 1 से 10 अमीनो एसिड वाला रीजन रहेगा वो आपको दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन में अलग अलग मिलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल रीजन। तो ये जो आपका रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है वी रीजन और वेरिएबल रीजन। तो लाइट चेन में इसको बोलेंगे वीएल, तो हेवी चेन में इसको बोलेंगे वीएच, मतलब वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी एंड वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट। उसके बाद में वेरिएबल रीजन में भी आपका हाइपर वेरिएबल रीजन होता है, जो स्पेसिफिकली एंटीजन के साथ में ही बाइंडिंग करता है, जो एंटीजन के साथ में कॉम्प्लीमेंटेशन करता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन, सीडीआर रीजन, जो हर एक वी रीजन में प्रेजेंट होता है। तो हर एक वी रीजन में आपका कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन होता है और वो आपका एंटीजन के साथ में स्पेसिफिकली इंटरैक्ट करता है। तो एंटीबॉडी में वेरिएबल रीजन जो होता है उसको अपन वी रीजन बोलते हैं। वेरिएबल रीजन में भी और एक हाइपर वेरिएबल रीजन होता है जिसको बोलते हैं अपन सीडीआर, मतलब कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। उसके बाद जैसे मैंने बोला था कि कांस्टेंट रीजन होता है, तो लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन कॉल्ड एज सीएल एंड हेवी चेन कॉल्ड एज सीएच। तो ये आपका जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो यहाँ पे, तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे ये लाइट चेन दिखाई देगा और ये आपका हेवी चेन। लाइट चेन और हेवी चेन की अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो लाइट चेन और हेवी चेन के बीच में यहाँ पे आपके पास एक डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। तो दो हेवी चेन के बीच में यहाँ पे आपको 2 डाइसल्फाइड लिंकेज दिख रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल इंटरचेन डाइसल्फाइड लिंकेज की अगर अपन बात करते हैं तो ये हो गया आपके 4। अब ये जो आपका डाइसल्फाइड लिंकेज है, इसको अगर हम ब्रेक करना चाहते हो तो आपको अलग अलग यहाँ पे एंजाइम सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, केमिकल सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको पेप्सिन से अगर डाइजेस्ट किया, तो पेप्सिन जो है ये आपका डाइसल्फाइड लिंकेज के नीचे कट लगाता है। डाइसल्फाइड लिंकेज के नीचे अगर ये कट लगा रहा है तो आपको मिल जाएगा FAB'2, और FAB'2 जो है ये आपका एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, बराबर। तो इसके जो बाकी के पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन, इसका फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, इसलिए उसको बोला जाता है FC रीजन, मतलब फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये आपका FC रीजन जो है इसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे इन केस ऑफ पेप्सिन। तो FAB'2 रीजन यहाँ पे जनरेट होगा, जिसके पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स रहेंगी। तो अगर एंटी बॉडी का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर देख रहे हैं, तो ये आपका एंटीबॉडी का एक लाइट चेन है और दूसरा हेवी चेन है। तो एंटीबॉडी का एक लाइट चेन और एक हेवी चेन है, दोनों के बीच में आपके डाइसल्फाइड लिंकेज है, और लाइट और हेवी के बीच में आपको एक एक दिख रहे हैं, तो हेवी के बीच में यहाँ पे आपको 2 डाइसल्फाइड लिंकेज दिख रहे हैं। अगर अपन यहाँ पे जैसे वेरिएबल एंड कांस्टेंट डोमेन की अगर अपन बात करते, तो यहाँ पे ये आपका वेरिएबल लाइट हो गया, तो ये वेरिएबल हेवी हो गया। तो यहाँ पे भी ये आपका वेरिएबल हेवी हो गया और ये आपका वेरिएबल लाइट हो गया। वेरिएबल रीजन 110 अमीनो एसिड का होता है और उसके बाद में स्टार्ट होता है कांस्टेंट रीजन। तो ये हो गया आपका CL, मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट। तो आपका ये हो गया CH1 कांस्टेंट रीजन
ऑफ हेवी 1, उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा CH2, तो ये आपके दोनों भी हेवी चेन के ऊपर CH2, उसके बाद में ये आपको दिखेगा CH3 और ये आपका फाइनली C टर्मिनल एंड दैट इज COO नेगेटिव एंड। तो ये जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है इसका ये रहेगा आपका एन टर्मिनल एंड दैट इज NH3 पॉजिटिव। तो सभी के सभी जो है ये पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं, मतलब एन टर्मिनल एंड के साथ में ही पेयर करेगा, सी टर्मिनल एंड के साथ में ही यहाँ पे पेयरिंग कर रहा है। तो ऊपर सभी के एन टर्मिनल, नीचे सभी के सी टर्मिनल एंड है। यहाँ पे आपके लाइट चेन के पास में एक वेरिएबल डोमेन है, एक कांस्टेंट डोमेन है। हेवी के पास में एक वेरिएबल डोमेन है तो 3 कांस्टेंट डोमेन है। अब अगर अपन डोमेन की अगर बात करते तो यहाँ पे हर एक डोमेन में आपके पास में एक डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। तो हर एक डोमेन में भी अगर अपन एक डाइसल्फाइड लिंकेज अगर कंसिडर करते तो यहाँ पे एक डाइसल्फाइड लिंकेज हो गया, उसके बाद में आपका ये वेरिएबल रीजन पे एक डाइसल्फाइड लिंकेज हो गया। हेवी की बात करते तो यहाँ पे एक डाइसल्फाइड लिंकेज वेरिएबल रीजन में, कांस्टेंट 1 में एक, कांस्टेंट 2 में एक और कांस्टेंट 3 में एक। अगर हेवी के ऊपर अपन डाइसल्फाइड लिंकेज अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते तो यहाँ पे हेवी के ऊपर 4 आ गए और लाइट के ऊपर आ गए 2, तो 4 और 2 हो गए 6 और हमारे पास में एक हेवी और एक लाइट बचे, मतलब 6 × 2 तो ये हो गया 12। तो 12 डाइसल्फाइड लिंकेज जो है ये आपके इंट्रा चेन है, मतलब विथ इन अ चेन है। तो आपको 4 जो डाइसल्फाइड लिंकेज है ये आपको इंटरचेन दिख रहे हैं। तो 12 और 4 16, मतलब 16 डाइसल्फाइड लिंकेज आपके एक एंटीबॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये आपके 12 हो गए इंट्रा चेन और ये आपके 4 इंटर चेन। तो इन दिस वे टोटल हो गया आपके पास में 16 डाइसल्फाइड लिंकेजेस। तो हमारे पास में एंटीबॉडी जो है इसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए, टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए कितने डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं? तो 16 होते हैं। तो 16 कैसे होते हैं? तो 12 आपके पास में इंट्रा चेन होते हैं और 4 जो है ये आपके पास में इंटर चेन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो एंटीबॉडी है इसकी अगर अपन बात करते तो एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन जो है इसके पास में एंटीजन बाइंडिंग डोमेन होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। तो एंटीजन आपका इस डोमेन के साथ में इंटरेक्ट करता है वेरिएबल डोमेन के साथ। वेरिएबल डोमेन में भी कहाँ पे? तो वेरिएबल डोमेन में भी आपके पास में कुछ रीजन्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंटेशन करते हैं एग्जैक्ट किसके साथ में? आपके एंटीजन के साथ, जिसको हमने बोला था कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। तो ये आपके पास में CDR होते हैं वेरिएबल रीजन में जो एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो आपका जो एंटीजन बाइंडिंग डोमेन है उसको बोला जाता है FAB। तो जो एन टर्मिनल डोमेन है उसको अपन बोलेंगे FAB डोमेन। तो ये हमारा FAB, तो ये हमारा FAB डोमेन है जिसके साथ एंटीजन बाइंडिंग करता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो पेप्सिन है, पेप्सिन का डाइजेशन अगर होता है तो ये आपके FAB2 आपका फ्रैगमेंट जनरेट होता है। FAB2 मतलब डिग्रेडेशन होने के बावजूद भी हमें जो फ्रैगमेंट मिला है एंटीबॉडी का वो 2 एपिटोप 2 एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, इसलिए हमने उसको बोला FAB'2। तो बाकी के जो आपके नीचे वाले FC रीजन है इसका क्या हो जाता है? फ्रैगमेंट प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पेपेन की बात करते हैं तो पेपेन जो है ये FAB रीजन को प्रोड्यूस करता है, मतलब ये आपके डाइसल्फाइड लिंकेज के ऊपर ब्रेक कर रहा है। अगर डाइसल्फाइड लिंकेज के ऊपर ब्रेक कर रहा है इसका मतलब FC पोर्शन जो रहेगा आपका ये इंटैक्ट रहेगा, बट ऊपर वाले जो फ्रैगमेंट्स है FAB फ्रैगमेंट ये सेपरेट हो जाएंगे। FAB फ्रैगमेंट अगर सेपरेट होते हैं तो ये आपके अलग अलग एंटीजन के साथ में जाके बाइंडिंग कर सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग एंटीजन के साथ में जाके बाइंडिंग करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे आपका
दो अलग अलग एपिटोप के साथ में ये आपके बाइंडिंग कर सकते, एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं। अगर यहाँ पे क्लॉटिंग की बात करते अपन, एग्लूटिनेशन की अगर बात करते, तो एग्लूटिनेशन के केस में क्या होगा, तो एग्लूटिनेशन में आपका एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वहाँ पे आपके लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना चाहिए। अब लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल ये आपका एक एंटीजन है, ये आपका एक एंटीजन है, ये एक है और ये एक है। अगर इसके साथ एंटीबॉडी बाइंड होता है तो ये इसके साथ में बाइंड हो गया, इसके साथ बाइंड हो गया, इसके साथ में बाइंड हो गया और इसके साथ में बाइंड हो गया। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर फॉर्म होता है तो अपन उसको बोलेंगे कि यहाँ पे आपका जो लैटिस स्ट्रक्चर है ये फॉर्म हो गया और ये आपके एग्लूटिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बट अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एंटीबॉडी के जगह पे अगर FAB2 को ऐड किया तो ये क्लॉटिंग कर पाएगा क्या, तो क्लॉटिंग कब होती है, सॉरी एग्लूटिनेशन कब होती है, एग्लूटिनेशन आपका तब होता है जब लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और यहाँ पे लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए सिर्फ आपको FAB रीजन चाहिए, तो FAB2 रीजन है तो ये लैटिस स्ट्रक्चर बना पाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपन बोलते हैं कि पेप्सिन से जब डाइजेशन होता है एंटीबॉडी का तब यहाँ पे आपका एग्लूटिनेशन होता है। बट जब आपका अपन बात कर रहे हैं इसकी पेप्सिन की, तो पेप्सिन के केस में क्या होगा, तो पेप्सिन के केस में यहाँ पे FAB तो बाइंड होंगे, बट कैसे होंगे, इस टाइप से बाइंडिंग करेंगे। तो अगर इस टाइप से अगर FAB बाइंडिंग करते हैं तो इस केस में आपका कभी भी आपको लैटिस स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। इसलिए इन केस ऑफ पेपेनाइजेशन, इन केस ऑफ पेपेनाइजेशन यहाँ पे आपको एग्लूटिनेशन नहीं मिलना चाहिए, तो नो एग्लूटिनेशन, ठीक है। बट इन केस ऑफ पेप्सिन यहाँ पे आपको एग्लूटिनेशन मिलना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट हमारे पास में है बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल। बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल जो है, ये बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल आपका डाइसल्फाइड लिंकेज जो है उसको ब्रेक करता है। तो बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल अगर आपके डाइसल्फाइड लिंकेज को अगर रिड्यूस कर रहा है तो रिड्यूस करने के बाद में यहाँ पे आपके सभी के सभी जो है ये सल्फा हाइड्रिल ग्रुप यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे और यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज आपका ब्रेक हो जाएगा। डाइसल्फाइड लिंकेज अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्वार्टर स्ट्रक्चर आपका डिस्टर्ब, मतलब लाइट चेन और हेवी चेन सेपरेट हो गए, तो आपका यहाँ पे एंटीबॉडी जो है ये पूरा डीनेचर हो गया है। तो इन प्रेजेंस ऑफ बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल अगर कोई भी एंटीबॉडी का अगर अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते तो हमें यहाँ पे दो बैंड्स मिलने चाहिए, एक मिलना चाहिए लाइट चेन का और दूसरा मिलना चाहिए हेवी चेन का। भले यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, बट बिकॉज ऑफ सेम मॉलिकुलर वेट यहाँ पे 2 लाइट चेन आपके सेम बैंड देंगे और 2 हेवी चेन भी आपके सेम बैंड देंगे। तो हेवी चेन का बैंड सबसे पीछे रहेगा और लाइट चेन का बैंड जो है ये सबसे आगे रहेगा। तो इन दिस वे आपको 2 बैंड्स मिलने चाहिए, एक लाइट चेन का और एक हेवी चेन का। बट ये डिपेंड करता है एंटीबॉडी के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कि आपके बैंड का थिकनेस कितना होना चाहिए। आपका बैंड का थिकनेस तब बढ़ता है जब कॉन्सेंट्रेशन आपके प्रोडक्ट का बढ़ता है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर अपन कर रहे हैं तो हेवी चेन जो है इस केस में आपको बैंड यहाँ पे मिलेगा, लाइट चेन का बैंड आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो बैंड का थिकनेस कम, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो बैंड का थिकनेस भी आपका ज़्यादा रहेगा। तो ये बैंड का थिकनेस आपका बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपका हेवी चेन और ये आपका लाइट चेन का थिकनेस बढ़ गया। थिकनेस बढ़ना इसका मतलब क्या, तो आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है एंटीबॉडी का बहुत ज़्यादा था, ठीक है यहाँ तक। तो ये लाइट चेन का आगे रहेगा और हेवी चेन का पीछे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी जो एंटीबॉडी है उसका अगर स्टडी करना है
तो एंटीबॉडी का स्टडी करने के लिए आपके पास में एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल चाहिए। बट एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल कौन सा चाहिए? तो नॉर्मल अगर प्लाज्मा सेल है तो वो ज़्यादा आपको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके नहीं दे सकता, इसलिए हमें चाहिए माइलोमा सेल, जो आपका प्लाज्मा सेल कैंसरस सेल होता है। तो कैंसरस प्लाज्मा सेल जो रहेगा, जिसको अपन ने बोला माइलोमा सेल, जो कंटिन्यूसली एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। जो आपके होमोजेनस एंटीबॉडी का मतलब क्या? तो ये सेम टाइप की एंटीबॉडी को ये प्रोड्यूस करेगा, मतलब IgG तो IgG को प्रोड्यूस करेगा, IgM तो IgM को प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट दी सेम एंटीजन। तो ये होमोजेनस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। बट अगर कोई एंटीजन के अगेंस्ट में अगर अपन सीरम देखते तो वो हेट्रोजीनस होता है, मतलब एक ही एंटीजन के अगेंस्ट में अलग अलग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, बिकॉज एक एंटीजन के ऊपर नंबर ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एपिटोप्स होते हैं। तो इसलिए कोई भी एंटीजन के अगेंस्ट में कभी भी होमोजेनस एंटीबॉडी नहीं बनती, मतलब एक ही टाइप की एंटीबॉडी नहीं बनती। यहाँ पे आपके पास अलग अलग एपिटोप के अगेंस्ट में अलग अलग एंटीबॉडी बनती है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कोई भी एक एंटीजन के अगेंस्ट में हेट्रोजिनस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। माइलोमा सेल जो है आपका, ये माइलोमा सेल कोई तो भी एक एपिटोप के अगेंस्ट में एक्टिवेट हुआ है। तो माइलोमा सेल आपका कैंसरस सेल है, मतलब उसका जो जीन रीअरेंजमेंट हुआ है वो एक ही एंटीबॉडी के लिए हुआ है, और वो कंटिन्यूसली वो मल्टीप्लाई कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहा है। तो कैंसरस सेल है, और इसमें जो भी जीन रीअरेंजमेंट हुआ होगा, जो भी क्लास के लिए जीन रीअरेंजमेंट हुआ होगा, जिस एपिटोप के लिए आपका एंटीबॉडी का एक्टिवेशन हुआ होगा, तो वो सिंगल टाइप का एंटीबॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि अगर आपको एंटीबॉडी का स्टडी करना है, उसके कंपोजिशन का स्टडी करना है, तो हमने माइलोमा सेल लिया। माइलोमा सेल हमें एक ही टाइप का एंटीबॉडी देगा, तो वो कोई भी एक ही क्लास वाला एंटीबॉडी आपको देने वाला है, IgG और IgM और बाकी का, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एंटीबॉडी है जो माइलोमा सेल प्रोड्यूस करता है, ये नॉर्मल एंटीबॉडी की तरह ही आपको दिखता है, बट इसको प्रोड्यूस करता है आपका माइलोमा सेल, इसलिए इसको बोला जाता है माइलोमा प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद में माइलोमा प्रोटीन्स, मतलब जो भी माइलोमा एंटीबॉडीज आपने प्रोड्यूस किए हैं, वो आपकी 95% ऑफ सीरम को कंस्टिट्यूट करती है। तो माइलोमा प्रोटीन हमारे सीरम में कितना है? 95% ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। उसके बाद में कुछ माइलोमा सेल जो है ये लाइट चेन को ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो माइलोमा सेल है, इसमें जो लाइट चेन है, इसको सबसे पहले माइलोमा सेल जो है ये लाइट चेन को अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो इसका एक्सक्रीशन किया जाएगा यूरिन में। तो पेशेंट की यूरिन में इसको पाया गया था, और इसको सबसे पहले बेंस जोन्स ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोला जाता है बेंस जोन्स प्रोटीन। उसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद में क्लोन्स ऑफ मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल जो है, इसको प्लाज्मा साइटोमास या फिर इसको मिनरल ऑयल इंडक्शन प्लाज्मोसाइटोमास सेल बोला जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि अगर आपको एंटीबॉडी का स्टडी करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? माइलोमा सेल चाहिए, जो आपका कैंसरस प्लाज्मा सेल होता है, जो होमोजेनस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका अगर लाइट चेन का अगर सीक्वेंसिंग किया अपन ने माइलोमा प्रोटीन का, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 110 अमीनो एसिड आपको 110 अमीनो एसिड में आपको वेरिएशन मिलता है, जिसको अपन ने वेरिएबल रीजन बोला है। उसके बाद में लास्ट जो रीजन है इसको कांस्टेंट रीजन अपन बोलते हैं। तो वेरिएबल रीजन के बाद में जो कार्बोक्सी टर्मिनल एंड की तरफ जो रीजन्स होते हैं उसको कांस्टेंट रीजन, जिसमें कभी भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते। लाइट चेन जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कैपा और दूसरा होता है आपका लैम्बडा। ह्यूमंस में जो है ये 60% कैपा होते हैं, तो 40% जो है लैम्बडा होते हैं।
तो 60% कैपा और 40% आपके लैम्बडा होते हैं। उसके बाद में आपका माइस जो है इसमें 95% कैपा होते हैं, तो 5% आपके लैम्बडा होते हैं। अगर यहाँ पे हमने बोला कि एंटीबॉडी हमारे पास में 100 एंटीबॉडी है, तो 100 में से 60 एंटीबॉडी के पास में कैपा रहेगा और 40 एंटीबॉडी के पास में लैम्बडा रहेगा। अगर माइस की बात करते तो 95% एंटीबॉडी, मतलब 95 एंटीबॉडी के पास में कैपा रहेगा और 5 एंटीबॉडी के पास में लैम्बडा रहेगा। बट हम क्या बोल रहे हैं कि 95 एंटीबॉडीज़ के पास में कैपा है, इसका मतलब एक तो कैपा रहेगा या फिर लैम्बडा रहेगा, दो में से कोई तो भी एक रहेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे पास में 2 लाइट चेन है, तो 2 लाइट चेन है तो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि एक लैम्बडा रखो और एक कैपा रखो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको एक तो लैम्बडा रखना पड़ेगा या फिर कैपा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो सिंगल एंटीबॉडी है, ये single antibody molecule contain only one light chain type, either kappa और लैम्बडा। कभी भी दोनों के दोनों लाइट चेन एक ही एंटीबॉडी में पाए नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर कांस्टेंट रीजन की अगर अपन बात करते तो मैंने बोला कि कांस्टेंट रीजन में आपको कभी भी चेंजेस नहीं मिलते। बट अगर फॉर एग्जांपल आपके लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन में अगर 1-2 अमीनो एसिड के अगर चेंजेस दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब आपके वो जो कांस्टेंट रीजन है उसके आपको सब टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। तो माइन्यूट चेंजेस है, 1 या 2 अमीनो एसिड का चेंज है, तो उसको अपन कम्प्लीटली दूसरा क्लास नहीं बोल सकते। तो ये सेम क्लास है बट उसमें थोड़े माइन्यूट चेंजेस हुए हैं 1 और 2 अमीनो एसिड का, तो उसको अपन बोलेंगे सब टाइप्स। तो यहाँ पे नियर अबाउट 3 सब टाइप्स आपको माइस में मिलते हैं। तो ह्यूमन जो है इसमें आपको 4 सब टाइप्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर हेवी चेन की बात करते हैं तो हेवी चेन में भी पहले जो 110 अमीनो एसिड है वो आपका वेरिएबल रीजन होता है, उसके बाद में कांस्टेंट रीजन होता है। तो कांस्टेंट रीजन जो है ये 5 डिफरेंट टाइप्स के हेवी चेन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन। तो कांस्टेंट रीजन कम्प्लीटली अगर आपका सीक्वेंस जो है ये डिफरेंट है तो अपन उसको बोलेंगे ये अलग टाइप का आपका हेवी चेन है। जैसे लैम्बडा में कैपा, जैसे लाइट चेन में कैपा का सीक्वेंस कम्प्लीटली अलग होता है, लैम्बडा का कम्प्लीटली अलग होता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपके पास में 5 टाइप के हेवी चेन है ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन। तो अल्फ़ा, म्यू, लैम्बडा, गामा, अल्फ़ा एंड इप्सिलॉन। अगर IgA है, अगर आपका अल्फ़ा है तो अपन उसको बोलेंगे कि हमारा IgA एंटीबॉडी। अगर म्यू है तो उसको बोलेंगे कि ये हमारा IgM है। तो अल्फ़ा है तो ये IgA है। अगर ये आपका म्यू है तो इसको बोलेंगे कि ये आपका IgM है। अगर गामा है तो अपन इसको बोलेंगे कि IgG है। अगर आपके पास में अल्फ़ा है तो हम इसको बोलेंगे कि IgA है। अगर आपके पास में इप्सिलॉन है तो हम बोलेंगे कि ये IgE है। तो इन दिस में 5 टाइप के आपके पास में हेवी चेन्स होते हैं और ये हेवी चेन के बेसिस पे अपन क्लास डिसाइड करते हैं एंटीबॉडी का। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़। तो ये जो 5 क्लासेस है इसको बोला जाता है आइसोटाइप्स। उसके बाद में नेक्स्ट, कांस्टेंट रीजन जो है इसका अगर अपन लेंथ देखते तो ये नियर अबाउट 130 अमीनो एसिड का होता है। तो आपका जो म्यू एंड इप्सिलॉन जो है इसका कांस्टेंट रीजन थोड़ा बड़ा होता है, नियर अबाउट यहाँ पे आपका 90 to 100 अमीनो एसिड का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो अगर अपन डेल्टा गामा एंड अल्फ़ा इसकी अगर बात करते हैं तो इसके पास में 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं, CH1, CH2 एंड CH3।
बट अगर अपन बात करते हैं म्यू एंड इप्सिलॉन की, तो इनके पास में होते हैं 4 कांस्टेंट रीजन। तो एक कांस्टेंट रीजन बढ़ने के कारण यहाँ पे आपका अमीनो एसिड का नंबर भी यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड का नंबर में डिफरेंस क्यों आ रहा है कांस्टेंट रीजन के, क्योंकि एक कांस्टेंट रीजन आपका ज़्यादा है। उसके बाद में नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास में 5 क्लास ऑफ एंटीबॉडी है, IgM, IgG, IgA, D एंड E। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमने बोला था कि हर एक क्लास के साथ में एक तो कैपा रखेंगे या फिर एक तो लैम्बडा रखेंगे, और जैसे लाइट चेन में आपके सब टाइप्स होते हैं वैसे हेवी चेन में भी सब टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास में अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 प्रेजेंट है इन केस ऑफ ह्यूमंस। तो अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 है, तो यहाँ पे 2 एंटीबॉडीज हो जाएंगे, IgA1 एंड A2। तो 4 सब आइसोटाइप्स होते हैं हेवी चेन गैमा में, तो गैमा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा IgG 1 2 3 4। तो माइस की अगर अपन बात करते तो माइस में 4 सब आइसोटाइप्स होते हैं आपके पास में गैमा के, बट ये आपका सेम ही है, गैमा 1 गैमा 2A, 3 के जगह पे 2B किया गया है और 4 की जगह पे गैमा 3 किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर अपन इम्यूनोग्लोबुलिन का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर में आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये लीनियर तो नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी प्रोटीन जो है इसका फंक्शनलिटी डिपेंड करता है उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एज वेल एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनता तब तक कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये एक्टिव नहीं होता, उसकी एक्टिविटी ऑन नहीं हो सकती। तो प्रोटीन एक्टिव तभी होता है जब उसके पास में नंबर ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अवेलेबल हो। तो अगर वो आपका पर्टिकुलर फोल्डेड कन्फॉर्मेशन में है तो ही वो एक्टिवेट है। तो हमने अगर इम्यूनोग्लोबुलिन का अगर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और एंटीबॉडी, तो एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी में आपको क्या मिला, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड्स मिले, नंबर ऑफ डोमेन्स मिले। तो ये डोमेन्स कौन से मिले, तो जैसे अपने बोला कि स्टार्टिंग के जो 110 अमीनो एसिड है वो वेरिएबल होते हैं, इसलिए उसको आपने वेरिएबल रीजन बोला था। बट वो वेरिएबल रीजन जो है ये आपका पर्टिकुलर कन्फॉर्मेशन में होता है, इसलिए अपन उसको डोमेन बोलते हैं, क्योंकि उसके साथ एंटीजन बाइंड होता है। कांस्टेंट रीजन जो है ये CH1, CH2 एंड CH3 बोला था अपन ने। तो CH1 2 3 4 जितने भी रीजन है आपके पास में ये भी कन्फॉर्मेशन फॉर्म पर्टिकुलर कन्फॉर्मेशन में होते हैं, इसलिए हम उसको डोमेन बोलते हैं। तो हमारे पास में कांस्टेंट डोमेन एज वेल एज वेरिएबल डोमेन ये पर्टिकुलर कन्फॉर्मेशन में होते हैं। अगर इनका कन्फॉर्मेशन अगर आप देखते हो तो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तो कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके बीटा प्लेटेड शीट। तो इट कंसिस्ट ऑफ सैंडविच ऑफ 2 बीटा प्लेटेड शीट। तो 2 बीटा प्लेटेड शीट यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं, सॉरी बीटा प्लेटेड शीट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो आपका सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और यही आपके एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बीटा प्लेटेड शीट में भी अपने 2 टाइप पढ़े थे, एक पैरेलल पढ़ा था, एंटी पैरेलल। तो इसके पास में एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स होते जो एक दूसरे के साथ में लिंक होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा प्लेटेड शीट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अगर आप इमेज देखोगे तो ये इमेज है आपका बीटा प्लेटेड शीट का, जो आपका एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है। तो एक आपका N टू C जा रहा है, तो दूसरा आपका अपोजिट ओरिएंटेशन वाला है। तो ये एंटी पैरेलल आपका बीटा प्लेटेड शीट का डायग्राम है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप एंड NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। और एंटी पैरेलल जो आपका बीटा प्लेटेड शीट होता है ये आपका मोर स्टेबल होता है देन दी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन दिस वे आपका जो ये बीटा प्लेटेड शीट है ये आप एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट आपका हर एक डोमेन में प्रेजेंट रहेगा। अगर अपन ये Cl डोमेन की बात करते हैं कांस्टेंट लाइट की और वेरिएबल लाइट की, तो ये वेरिएबल रीजन एन टर्मिनल पे होता है। तो
तो ये आपका अमीनो टर्मिनल एंड, और आपका जो कांस्टेंट डोमेन है ये सी टर्मिनल एंड पे ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ये आपका सी टर्मिनल एंड। वेरिएबल डोमेन में आपके नंबर ऑफ बीटा प्लेटेड शीट होते हैं, बराबर। तो ये एंटी पैरेलल बीटा प्लेट शीट का अरेंजमेंट है आपके पास। उसके बाद में आपका सीएल डोमेन, इसमें भी बीटा स्ट्रैंड्स है जो भी है आपके एंटी पैरेलल, इनके बीच में इनको स्टेबलाइज करने के लिए डाइसल्फाइड लिंकेज भी आपका प्रेजेंट है। तो हमने बोला था कि हर एक डोमेन में डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, तो यहाँ पे आपको हर एक डोमेन में ये आपको डाइसल्फाइड लिंकेज दिख रहा है। तो ये यहाँ पे भी वेरिएबल डोमेन में एक डाइसल्फाइड लिंकेज दिख रहा है, कांस्टेंट डोमेन में भी एक डाइसल्फाइड लिंकेज दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल डोमेन जो है इसमें आपका और एक रीजन होता है जिसको अपन हाइपर वेरिएबल रीजन बोला था। तो हाइपर वेरिएबल रीजन जो है इसको अपन बोलता है CDR, मतलब कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। तो जो 3 रीजन होते हैं, एक है आपका CDR 1, 2 और 3। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल डोमेन जो है आपका, इसमें CDR दिख रहा है क्या? तो ये देखो यहाँ पे CDR, ये जो 3 CDR रीजन है जो उसको अपने इंडिकेट किया है ब्लू से। तो ये 3 CDR रीजन जो होते हैं आपके, ये 3 CDR रीजन एंटीजन के साथ में स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये जो आपका डोमेन है इसका अगर आप अरेंजमेंट अगर देखते हो तो ये आपको अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका बीटा स्ट्रैंड जो है, ये सभी के सभी बीटा स्ट्रैंड आपके एंटी पैरेलल है। तो ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट हो गया, ये भी एंटी पैरेलल है, ये भी आपका एंटी पैरेलल, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे अपने कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन की बात की है CDR की, तो CDR जो है कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन, इसमें वेरिएशन कितना आता है? तो वेरिएबिलिटी जो है, ये वेरिएबिलिटी का एक फॉर्मूला है हमारे पास में। तो वेरिएबिलिटी आपके VL एज वेल एज VH दोनों में भी आता है, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे आता है उसको अपन ने बोला है हाइपर वेरिएबल रीजन और CDR कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। तो नंबर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड एट गिवन पोजीशन, उसके बाद में डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड एट गिवन पोजीशन। ये फॉर्मूले से अगर अपन यहाँ पे वेरिएशन निकालते तो वेरिएबिलिटी आपको निकल के आती है। ये फॉर्मूले से अगर पर्टिकुलर पोजीशन पे जो अमीनो एसिड पाया गया है तो उसका अगर अपन यहाँ पे वेरिएबिलिटी निकालते तो वेरिएबिलिटी आपका अलग अलग निकल के आ सकता है। तो वेरिएबिलिटी आपका अलग अलग निकल के आ सकता है, बराबर। तो वेरिएबिलिटी कितना आ सकता है? तो कहीं पे 90% वेरिएबिलिटी आ सकता है, कहीं पे 100% आ सकता है, कहीं पे 150% आ सकता है, कहीं पे 200% आ सकता है। तो वेरिएबिलिटी कितना है? तो अपन ये वेरिएबल डोमेन जो है ये हेवी का है और ये वेरिएबल डोमेन लाइट का है। अगर अपन यहाँ पे वेरिएबिलिटी कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, ये वेरिएबिलिटी अपन ने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है और जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स है इसको अपन ने रखा है अपन ने वेरिएबिलिटी रखा है वाई एक्सिस के ऊपर और हमने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये यहाँ से आपका एन टर्मिनेंट स्टार्ट होगा। पहला अमीनो एसिड से हम गए हैं 120 तक लिखा है और वेरिएबल रीजन जो है 110 तक होता है, बराबर। तो अगर अपन 110 या 120 तक अगर वेरिएबिलिटी निकालते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ऐसे रीजन दिख रहे हैं जहाँ पे वेरिएबिलिटी सबसे ज़्यादा दिख रही है आपको। तो देखो यहाँ पे इतना जो रीजन है यहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बाकी रीजन में वेरिएबिलिटी आपका कम है। तो इस रीजन में वेरिएबिलिटी आपका यहाँ तक बढ़ा है, तो अप टू दी 100% आपका वेरिएबिलिटी बढ़ा है। उसके बाद में आपका जो ये सेकंड रीजन है यहाँ पे वेरिएबिलिटी देखो आप, तो ये यहाँ पे भी आपका 100% तक वेरिएबिलिटी बढ़ा है। उसके बाद में आपका थर्ड रीजन देखो, तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी आपका सबसे ज़्यादा बड़ा है, मतलब 150% तक। अगर आप लाइट चेन का वेरिएबल डोमेन देखते हो तो यहाँ पे भी आपका वेरिएबिलिटी जो है ये आपका 100 के ऊपर ही गया है, 150 के पास पहुँच गया।
तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्या कि हमारे पास में वेरिएबल रीजन में 3 रीजन होते हैं जिसको अपन हाइपर वेरिएबल रीजन बोलते हैं, जिसमें वेरिएशन सबसे ज़्यादा आता है। बाकी जगह पे वेरिएशन बहुत कम आ रहा है, बट ये जो 3 रीजन है यहाँ पे वेरिएशन सबसे ज़्यादा आता है, बराबर। तो ये 3 रीजन को अपन ने बोला है हाइपर वेरिएबल रीजन, जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, और इसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन, क्योंकि एंटीजन ये तीनों रीजन के साथ में बाइंडिंग करता है। तो एंटीजन जो है हमारा, ये एंटीजन जो आपका ये 3 रीजन के साथ में ही बाइंडिंग करेगा। तो वेरिएबल रीजन के साथ में एंटीजन तो बाइंड हो रहा है, बट स्पेसिफिकली एंटीजन के बाइंडिंग के लिए आपके ये एंटीजन के पास में ये साइट्स है जिसके साथ इंटरेक्ट कौन कर रहा है, आपका कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। और कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन में भी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए CD3, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा वेरिएशन आता है। CDR1 एंड CDR2 में उतना वेरिएशन नहीं आता एज़ कम्पेयर विद द CDR3। CDR3 में ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस होता है आपके एफिनिटी मैचुरेशन में। एफिनिटी मैचुरेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी एंटीजन आपके होस्ट में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में हमारा कोई ना कोई बी सेल रिसेप्टर मतलब एंटीबॉडी जाके उसके साथ में बाइंडिंग करेगा, बट उसके लिए एफिनिटी कम रहेगी। अब बी सेल उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद जब एक्टिवेट होगा, प्रोलिफरेट होगा, डिफ्रेंशिएट होगा इनटू द प्लाज्मा सेल, तो प्लाज्मा सेल जब अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी तो वो एंटीबॉडी का उसने मैचुरेशन किया है, एफिनिटी मैचुरेशन किया, मतलब एंटीजन के लिए अब उस एंटीबॉडी की एफिनिटी बढ़ चुकी है। तो कैसे बढ़ चुकी है, तो उसने कुछ म्यूटेशंस किए जिसकी वजह से उसकी एफिनिटी बढ़ गई है एंटीजन के लिए। तो चेंजेस कहाँ पे किए, म्यूटेशंस कहाँ पे किए, तो म्यूटेशन उसने CDR3 रीजन में किया है। सबसे ज़्यादा चेंजेस उसने CDR3 रीजन में किया है, इसलिए हाइपर वेरिएबल रीजन में भी सबसे ज़्यादा वेरिएबल होता है CDR3, और CDR3 ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है इन दी एफिनिटी मैचुरेशन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो एंटीबॉडी का अपन ने स्ट्रक्चर जो है ये पूरा डिटेल में पढ़ा है। उसके पास में कितने रीजन होते हैं, कौन से रीजन होते हैं, कितने अमीनो एसिड के रीजन होते हैं, वेरिएबल रीजन है, कांस्टेंट रीजन है, वेरिएबल में भी आपका हाइपर वेरिएबल है। हाइपर वेरिएबल रीजन में CDR1, 2, 3 है, और वो 3 में से भी कौन सा ज़्यादा वेरिएशन वाला होता है, तो CDR3 होता है, जिसके साथ में आपका एंटीजन इंटरेक्ट करता है। तो एंटीजन इंटरेक्टेड विद दी CDR1, 2, 3, और उसमें से CDR3 जो है ये एफिनिटी मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में बात करते हिंज रीजन की। तो एंटीबॉडी के ऊपर अपन ने सभी रीजन्स पढ़ लिए हैं, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, CDR रीजन। उसके अलावा हमारे पास में और एक रीजन होता है हिंज रीजन, बट हिंज रीजन जो है ये सबके पास में नहीं होता। हिंज रीजन सिर्फ आपको IgA, IgD एंड IgG के पास में होता है। हिंज रीजन जो है ये आपका प्रोलिन रिच रीजन होता है। प्रोलिन रिच रीजन होने के कारण ये आपके पॉलीपेप्टाइड चेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि एक एंटीबॉडी दो आपके एपिटोप्स के साथ में या 2 एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट कर सके। तो एक एंटीबॉडी के पास में अगर 2 FAB रीजन है तो उसकी वैलेंसी होगी 2, बट अगर वहाँ पे एंटीबॉडी जब आपके एंटीजन के साथ में बाइंडिंग कर रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे डेवलप होगा। तो ये आपका एंटीबॉडी है, ये अगर कोई भी एक बैक्टीरिया के साथ में बाइंड हो गया तो बैक्टीरिया जो है इसके कोई ना कोई प्रोटीन के साथ में ही आपका एंटीबॉडी इंटरेक्ट करता है, क्योंकि अपन ने एंटीजन का डेफिनेशन ही वही पढ़ा है कि एंटीजन हमारे लिए क्या है कि बैक्टीरिया पूरा एंटीजन नहीं है, बैक्टीरिया के ऊपर जो आपका एक आधा प्रोटीन है वो हमारे लिए क्या होता है, एंटीजन होता है। तो उसमें भी एक स्पेसिफिक रीजन है, तो वो स्पेसिफिक रीजन प्रोटीन के ऊपर का जो स्पेसिफिक रीजन है जिसको अपन एंटीजेनिकली या इम्यूनोजेनिकली एक्टिव पोर्शन बोलते हैं, वो हमारे लिए होता है एपिटोप। तो ये आपका एंटीबॉडी है।
तो इसके साथ में अगर इसको बाइंडिंग करना है तो एक बैक्टीरिया के साथ में तो बाइंडिंग कर दिया इसने, बट दूसरा बैक्टीरिया अगर यहाँ पे बाइंड होता है तो दूसरे बैक्टीरिया के साथ में बाइंडिंग अगर इसको करना है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाएगा। अब ये यहाँ पे बाइंडिंग नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी एक ही बैक्टीरिया यहाँ पे बाइंडिंग करेगा, नहीं तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाएगा। अगर इसको बाइंडिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर बाइंडिंग करना है तो इस रीजन को आपको आपकी तरफ पुल करना है, तो ये जो रीजन है इसको आपको पुश करना है, मतलब दोनों भी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक आपके तरफ आएगा पोर्शन और एक आपसे दूर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप नहीं होगा क्योंकि दोनों बैक्टीरिया के बीच में गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ेगा तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपका डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोला था फ्लेक्सिबिलिटी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपका हिंज रीजन जिसके पास में होता है प्रोलीन, और प्रोलीन के कारण ही यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ पाती है। ठीक है, तो IgG, IgD एंड IgA इनके पास में दो FAB रीजन है जो दोनों के दोनों एंटीजन के साथ में बाइंडिंग कर सकते हैं, इसलिए सबका वैलेंसी जो है ये 2 हो गया अगर ये मोनोमेरिक फॉर्म में है तो। IgA आगे चल के पढ़ेंगे, ये डायमेरिक होता है तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 4। ठीक है, डायमेरिक मतलब 2 एंटीबॉडी आपके एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट होती है, डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। बाकी IgD, IgG जो है इसकी 2 वैलेंसी है। अगर अपन IgE एंड IgM की बात करते तो IgE एंड IgM के पास में हिंज रीजन नहीं है, हिंज रीजन की जगह पे इनके पास में एक डोमेन एक्स्ट्रा का आ गया है। तो अपन इसको भी पढ़ा था कि IgM एंड IgE जो है इसके पास में हिंज रीजन न होने के कारण एक एक्स्ट्रा का डोमेन आ गया है, तो एक एक्स्ट्रा का डोमेन आपका बढ़ गया, मतलब टोटल हो गया इसके पास में CH4, इसलिए 90 to 100 अमीनो एसिड का आपको डिफरेंस मिल रहा है। तो कांस्टेंट रीजन ऑफ IgE एंड IgM 440 का होता है बराबर। तो आपका जो IgA, IgD एंड IgG है इसमें 90 to 100 अमीनो एसिड कम होते हैं, इसलिए इसके पास में एक डोमेन आपका कम होता है। तो हिंज के जगह पे इसके पास में आ गया एक एक्स्ट्रा का डोमेन, इसलिए इसके पास में एक डोमेन बढ़ गया, दैट इज CH4। ठीक है, यहाँ तक। तो हिंज रीजन की यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और IgM एंड IgE जो है इसके पास में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो भले ही आपका जो IgM है या IgM अगर आपका पेंटामेरिक फॉर्म में है, पेंटामेरिक का मतलब 5 आपके IgM एक दूसरे के साथ में होते हैं, तो 5 IgM अगर एक दूसरे के साथ में अगर है तो इसका मतलब आपकी ये 5 IgM एक दूसरे के साथ में एसोसिएट है, तो ये 5 एक के पास में 2 FAB डोमेन, तो एक 2 एंटीजन के साथ में बाइंडिंग कर सकता है, तो 5 10 के साथ में, बट इनका वैलेंसी जो है इनका वैलेंसी होता है ओनली 5 क्योंकि इनके पास में हिंज नहीं है, हिंज नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं तो इसका मतलब वैलेंसी जो रहेगा ये हर एक एंटीबॉडी का वैलेंसी एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक चलो। तो ये देखो ये हिंज रीजन है आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपके FAB रीजन को। अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपका एंटीजन है तो ये बाइंडिंग कर रहा है, अगर दूर है तो ये दूर जाके भी बाइंडिंग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कुछ एंटीबॉडी जो है इनके पास में जो C टर्मिनल डोमेन है ये एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड होता है मतलब उनके पास में कौन सा डोमेन होता है, तो मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होता है। तो ये जो एंटीबॉडीज होती है इनके पास में मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होने के कारण आपका ये इम्यूनोग्लोबुलिन मेम्ब्रेन बाउंड हो जाता है, तो इसका कार्बोक्सी टर्मिनल एंड के ऊपर डोमेन रहेगा जो आपका मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होता है, जिसके कारण आपका ये इम्यूनोग्लोबुलिन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो एग्जांपल है बी सेल रिसेप्टर का। तो इम्यूनोग्लोबुलिन हमें 2 टाइप के पढ़ी, एक पढ़ा सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन और दूसरा हमने पढ़ा मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन। मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन के पास में क्या क्या होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन के पास में
हाइड्रोफोबिक स्पेसर सीक्वेंस कंपोज्ड ऑफ 26 अमीनो एसिड रेसिड्यू जो आपका सी टर्मिनल की तरफ होता है। उसके बाद में हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन सीक्वेंस होता है और उसके बाद में शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक टेल होता है। ठीक है, तो ऐसे ये 3 डोमेन आपके, हेलो, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो आपका जो मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन के पास में एट सी टर्मिनल एंड 3 डोमेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो आपका मेम्ब्रेन स्पैनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक टेल जो हमारे सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बट शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक टेल होने के कारण बी सेल रिसेप्टर जो है ये सिग्नलिंग नहीं कर सकते, जो हम आगे चल के बी सेल एक्टिवेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे आपका जो एंटीबॉडी है ये 2 टाइप का है, एक है सिक्रेटरी जिसके पास मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन नहीं है, और दूसरा होता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन जिसके पास में मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट, तो एंटीबॉडी जो है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला ऑप्सोनाइजेशन, तो जो सेल्स ऑफ इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम जो है इसमें हमने पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं वो एंटीजन के साथ में बाइंडिंग करके उसको अगर आपके फैगोसाइटिक सेल के पास में रिक्रूट करते हैं तो वो ऑप्सोनिन का काम कर रहे हैं। तो ये आपका एंटीबॉडी जो है ये ऑप्सोनिन का काम कर सकता है, तो ये ऑप्सोनाइजेशन को प्रमोट करता है। उसके बाद में ये आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। ये आपके एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोई भी एंटीबॉडी अगर एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स अगर सेल के साथ में ग्रैनुलेटेड सेल के साथ में बाइंड होता है तो वो डीग्रैनुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको बोला था एडीसीसी। उसके बाद में कुछ एंटीबॉडी जो है ये आपकी सिक्रेटरी होती है, मतलब ये ट्रांस साइटोसिस कर सकती है, आपके एपिथेलियल लेयर को क्रॉस कर सकती है। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था जो लैमिना प्रोपिया रीजन होता है, इसमें जो हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं इन म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यू, तो इंटेस्टाइन का जो एग्जांपल है जिसमें लैमिना प्रोपिया हमने पढ़ा था, तो आईजीए को प्रोड्यूस करने के बाद आईजीए को हम म्यूकस में सिक्रेट करते हैं, उसको अक्रॉस दी एपिथेलियल लेयर अपन उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको बोला था ट्रांससाइटोसिस। तो आपका जो एंटीबॉडी है ये आपके अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे आपका जो वायरस टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन, तो वायरस एंड टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपका एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वायरस के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है। ये ऑप्सोनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका रिसेप्टर मीडिएटेड इंटोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ये आपका एंटीजन के साथ में बाइंड हुआ तो ये इसको लेके आएगा आपके एफसी रिसेप्टर के पास में जो प्रेजेंट होते हैं आपके मैक्रोफेजेस के पास, तो ये आपका ऑप्सोनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगर एंटीबॉडी आपका बी सेल रिसेप्टर के ऊपर प्रेजेंट है तो वो रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। उसके बाद में इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, तो जहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड हो जाता है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है एंड फाइनली उस सेल का अपन क्या कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होगा। उसके बाद में एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी जो है इसमें आपका ये इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल है जिसके साथ में एंटीबॉडी बाइंड होने के बाद ये इसको लेके आता है एनके सेल के पास, तो एनके सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगा। एनके सेल के पास में एफसी रिसेप्टर होता है एंटीबॉडी का, और जैसे ही एफसी रिसेप्टर उसके साथ में इंटरेक्ट करता है तो एनके सेल यहाँ पे नंबर ऑफ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट को रिलीज़ करके सेल का लाइसिस करता है, तो ये या फिर इसका एपोप्टोसिस करता है। तो एनके इंड्यूस यहाँ पे एपोप्टोसिस को स्टार्ट किया जाता है, तो नंबर ऑफ ग्रैनुलेटेड सेल जो है यहाँ पे रिक्रूट होंगे और यहाँ पे आपका एंटीबॉडी उसके डीग्रैनुलेशन को इंड्यूस करता है।
तो इन दिस वे आपका एंटीबॉडी जो है इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ये आपका अलग अलग आपके मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो नेक्स्ट है आपका क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी। अगर अपन क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी की अगर बात करते तो फर्स्ट कि आपका जो IgG1 है, ये IgG1 के पास में γ1 हेवी चेन है, तो IgG4 के पास में γ4, ये आपके सब टाइप्स है। इसका मॉलिकुलर वेट अगर देखते हैं अपन तो चारों का मॉलिकुलर वेट आपका 1,50,000 है। तो दो लाइट चेन 25-25 50 हो गया, और दो हेवी चेन 50-50 1 लाख हो गया, मतलब हो गया आपका 150,000। IgA1 एंड A2 की अगर बात करते तो ये इसका मॉलिकुलर वेट होता है आपका 150 to 6 लाख। तो ये आपका मोनोमेरिक टू टेट्रामेरिक प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए 4 IgA को मिलके यहाँ पे आपका मॉलिकुलर वेट हो गया 60, मतलब 6 लाख। उसके बाद में IgM का मॉलिकुलर वेट होता है 9 लाख, क्योंकि ये पेंटामेरिक होते हैं। उसके बाद में IgE जो है ये आपका, इसका मॉलिकुलर वेट होता है 190,000, ये थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद में IgD जो है इसका मॉलिकुलर वेट होता है 150,000। IgE एंड IgM इनका ही ज़्यादा क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि इनके पास में 90 to 100 अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं। तो अगर अपन ने एक अमीनो एसिड का अगर मॉलिकुलर वेट पॉलीपेप्टाइड चेन में 110 अगर पकड़ा है, तो एवरेज मॉलिकुलर वेट आपके एक अमीनो एसिड का 110 है, तो 110 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 100 भी करते हो तो वो आ जाता है आपका 11,000। तो 11,000 मॉलिकुलर वेट यहाँ पे आपका ज़्यादा होना चाहिए आपके एक हेवी चेन का, ठीक है। तो इन दिस वे आपका ये जो IgM एंड IgE है इनका मॉलिकुलर वेट बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ही रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट सीरम का अगर कॉन्सेंट्रेशन देखते अपन mg/ml, तो ये आपका 9 mg/ml है, इसका 3 mg/ml है। उसके बाद में IgG3 का 1 है, तो G4 का 0.5 mg/ml है। तो 9 जो है 9 mg/ml ये सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है IgG1 का। तो गामा ग्लोबुलिन जो है इसका IgG जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन सीरम में सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है। उसके बाद में IgA1 का 3 है, तो A2 का 0.5, ठीक है। IgM जो है इसका 1.5 है। तो अगर अपन सीरम कॉन्सेंट्रेशन अगर देखते तो पहले IgG का आता है, उसके बाद में IgA और उसके बाद में IgM, और उसके बाद में आता है IgD 0.03, और सबसे लास्ट में सबसे कम होता है किसका, आपके IgE का। इसका सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना मतलब एलर्जिक रिस्पॉन्सेस स्टार्ट होना, ठीक है। अगर हाफ लाइफ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ होती है आपके IgG1 G2 की एंड G4 की। तो आपका G3 की 8 है, उसके बाद A1 का A2 का 6 है, उसके बाद M का 5 है, D का 3 है, तो आपके E का 2.5 है। अगर क्लासिकल पाथवे जो है कॉम्प्लीमेंट का, इसको अगर एक्टिवेट करने की बात करते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की अगर बात करें तो इसमें मोस्ट पोटेंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर होता है आपका IgM। तो आपका उसके बाद नंबर लगता है IgG3 का, IgG1 का, और उसके बाद में IgG2 का। तो G4 जो है ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो M, IgM, IgG3, G1, G2, ठीक है। प्लाजेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है, तो मदर जब आपके फिटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है तो उसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि आपका जो होस्ट है ये मदर है, ठीक है। तो जो आपका एंटीजन है वो इन्फेक्शन किस में हुआ है, फिटस में,
इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंटीबॉडी बना के कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो मदर। तो मदर के ओरिजिन की एंटीबॉडी अपन फिटस को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए उसको पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है, ठीक है। बट वो नेचुरल इम्यूनिटी है। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का वो एग्जाम्पल है क्रॉस दी प्लाजेंटा। तो एंटीबॉडी कौन सी क्रॉस कर सकती है, तो IgG जो है ये क्रॉस कर सकती है, बाकी के एंटीबॉडी आपके प्लाजेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो बी सेल है, इसके ऊपर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो इसके ऊपर 2 ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgD एंड IgM। उसके बाद FC रिसेप्टर के साथ में कौन बाइंड हो सकता है, तो FC रिसेप्टर जो है इसके साथ में आपके IgG बाइंड हो सकते हैं। तो कहीं कहीं पे मास्ट सेल जो है इसके लिए हम IgE का भी FC रिसेप्टर रखते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है, बाइंड टू FC रिसेप्टर ऑफ फैगोसाइट्स। तो फैगोसाइट जो है इसके ऊपर जो FC रिसेप्टर है वो सिर्फ होता है IgG के लिए, बाकी एंटीबॉडी जो है इनके पास इनके लिए FC रिसेप्टर आपके फैगोसाइट्स के पास में नहीं होते। अगर हम यहाँ पे लिखते मास्ट सेल जो है इसके पास में FC रिसेप्टर किसके लिए होता है, तो मास्ट सेल के पास में FC रिसेप्टर होता है आपके IgE के लिए, जो आपके डी ग्रैन्युलेशन को इंड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद में म्यूकस में ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो सिक्रेटरी कौन से होते हैं, तो सिक्रेटरी टाइप के एंटीबॉडी दो ही है हमारे पास में, एक IgA और दूसरा होता है IgM। और सबसे ज़्यादा सिक्रेट की जाती है IgA एंड IgA1 एंड IgA2। चलो ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट तो जैसे IgG जो है इसमें हमने पढ़ा था कि ये मोस्ट अबंडेंट होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है और ये नियर अबाउट 80% कंस्टिट्यूट करती है आपके टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन की। उसके बाद में इसमें 4 सब टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4। इसका मॉलिकुलर वेट 180 होता है। उसके बाद में ये मोनोमर होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसमें IgG3 का नंबर सबसे पहले लगता है, उसके बाद IgG1 का और उसके बाद में IgG2 का। बट IgG4 जो है ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं करता, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो Ig1 2 3 जो है इसकी अगर अपन बात कर रहे हैं तो IgG1 G3 एंड G4 ये प्लाजेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। बट आपका जो IgG2 जो है ये बहुत ही कम आपका क्रॉस होता है। उसके बाद में FC रिसेप्टर बाइंडिंग की अगर बात करते हैं तो FC रिसेप्टर के साथ में आपके सभी के सभी बाइंड हो सकते हैं, तो IgG1 G2 G3 सब बाइंड हो सकते हैं। बट आपके IgG1 G3 जो है इसके हाई एफिनिटी FC रिसेप्टर्स होते हैं फैगोसाइटिक सेल के पास में। बट IgG4 जो है और IgG2 जो है इसके लो एफिनिटी वाले रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर कैसे आएगा FC रिसेप्टर एफिनिटी का, G1 G3 G4 G2, ठीक है, G1 G3 G4 G2। तो इसका मतलब आपका G1 के लिए एफिनिटी सबसे ज़्यादा, G3 के लिए एफिनिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में G4 और उसके बाद में सबसे कम एफिनिटी रहेगा G2 के, ठीक है। तो इन दिस वे ये आपके जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स का बेसिक स्ट्रक्चर में हमने 16 डाइसल्फाइड लिंकेजेस पढ़े थे। बट अगर यहाँ पे अपन डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको डाइसल्फाइड लिंकेज आपके चेंज हो जाएंगे। डाइसल्फाइड लिंकेज के नंबर यहाँ पे थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं। 2 आपका डाइसल्फाइड लिंकेज बढ़ गया है G2 में और G4 में, तो टोटल 9 जो डाइसल्फाइड लिंकेज है ये बढ़ गए हैं आपके G3 में, ठीक है। तो
आपका जो G2 एंड G4 है इसमें दो दो एक्स्ट्रा के, मतलब उसमें हो गए 18, और इसमें आपके 9 एक्स्ट्रा के, मतलब ये हो गए 25। तो G3 में 25 डाइसल्फाइड लिंकेज, और इसमें आपके 18, दोनों में भी 18। ठीक है यहाँ तक। चलो उसके बाद में IgM, और IgM जो होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, दैट इज़ 5 to 10% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन। उसके बाद में मॉलिकुलर वेट इसका 180 होता है मोनोमेरिक का। तो अगर अपन पेंटामेरिक की बात करते तो 9 लाख के पास पहुंच जाता है। उसके बाद में इसके पास में एक एक्स्ट्रा का कांस्टेंट डोमेन होता है, दैट इज़ C4। तो यहाँ पे हिंज रीजन आपका एब्सेंट होता है, बट आपका जो C4 है ये प्रेजेंट आपका रहेगा। ठीक है। तो IgM secreted by plasma cell as a pentamer in which 5 monomer unit are held together by the disulfide bond that link their carboxy terminal heavy domain C4 and their C3 domain। तो C4 एंड C3 डोमेन जो है इसको आपका डाइसल्फाइड लिंकेज जो है लिंक करता है अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट को टू फॉर्म अ पेंटामेर। तो प्लाज्मा सेल जो है ये पेंटामेरिक जो आपका एंटीबॉडी है इसको प्रोड्यूस करेगा। तो IgM आपका पेंटामेरिक होता है। इसके पास में J चेन रहेगा, मतलब आपका जॉइनिंग चेन रहेगा जो आपके FC रीजन को लिंक करता है। तो हर एक पेंटामर में एक आपका जॉइनिंग चेन रहेगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट J चेन जो है आपका ये आपके पेंटामेर में एक ही प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट ये आपके कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करता है। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है इसको आपका IgM सबसे पहले एक्टिवेट कर सकता है, इसलिए इसको मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर बोला गया। तो अगर G के साथ में Ig के साथ में इसको कंपेयर करते तो सबसे पहले आपका कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर आएगा IgM, उसके बाद में आपके फिर IgG आएंगे। ठीक है। अगर आपको IgM पेंटामेरिक सिक्रेट करना है तो पेंटामेरिक IgM को सिक्रेट करने के पहले ही यहाँ पे आपका जो J चेन है ये J चेन आपका लिंक हो जाता है आपके IgM के साथ में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसको इनिशियल रिस्पॉन्स एंटीबॉडी बोला गया है। इनिशियल रिस्पॉन्स एंटीबॉडी और अर्ली एंटीबॉडी का मतलब क्या? तो कोई भी जब एंटीजन आपके बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले एंटीबॉडी सिक्रेट की जाती है IgM, उसके बाद में फिर आप अलग अलग एंटीबॉडी के ऊपर क्लास स्विचिंग करते हो। तो अगर मैंने बोला कि आपके बॉडी में मैंने आज कोई तो भी एक एंटीजन को इंजेक्ट किया है तो आपके बॉडी ने कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, तो आपको उसके लिए सीरम निकालने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सीक्वेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है और इसमें IgM ही आपका प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट IgA जो है ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होती है इन दिस सीरम। तो IgG के पास बाद में ये मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है जिसका परसेंटेज होता है 10 to 15%, और इसको अपन सिक्रेटरी एंटीबॉडी बोलते हैं क्योंकि ये आपके एक्सटर्नल सिक्रेशन में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस। उसके बाद में म्यूकस जो भी आपके म्यूकस एसोसिएटेड टिश्यू म्यूकस का सिक्रेशन करेंगे, इसमें आपको ये एंटीबॉडी दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीरम में IgA जो है ये एग्जिस्ट करता है एज ए मोनोमर, बट पॉलीमेरिक फॉर्म जो है जैसे मैंने बोला डाइमर, टेट्रामर एंड आपका डाइमर, ट्राइमर एंड टेट्रामर तक ये मिल सकते हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट 150 to 6 लाख तक वैरी करता है। ठीक है। तो ये सारे जो आपके पॉलीमर है इसमें आपको J चेन मिलेगा। ठीक है। J चेन के अलावा एक्सटर्नल सिक्रीशन अगर हो रहा है उस एंटीबॉडी का, तो जो सिक्रेटरी IgA है, सीरम IgA की बात नहीं कर रहे, सिक्रेटरी IgA जो है इसमें आपको और एक चेन मिलता है, दैट इज सिक्रेटरी IgA में आपको सिक्रेटरी कंपोनेंट मिलता है। तो सिक्रेटरी पॉलीपेप्टाइड चेन आपको मिल रहा है। तो हमारे एंटीबॉडी जो सिक्रेटरी IgA है उसमें क्या क्या मिल रहा है,
तो उसमें आपके IgA डाइमर और टेट्रामेर फॉर्म में हो सकते हैं। उसके बाद में उसके पास जॉइनिंग चेन होता है जो 2 एफसी रीजन को ज्वाइन करता है, और सिक्रीशन के लिए आपका सिक्रेटरी पॉलीपेप्टाइड या सिक्रेटरी कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके सिक्रेटरी IgA जो है इसके पास में इतने सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो IgA है जिसकी अपन ने बात की है कि ये आपका डायमेरिक और टेट्रामेरिक होता है, इसके पास में J चेन होती है, तो 2 एफसी रीजन को ज्वाइन करता है आपका J चेन। उसके बाद में यहाँ पे ये सिक्रेटरी कंपोनेंट, तो सिक्रेटरी कंपोनेंट कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पे प्लाज्मा सेल जो आपके सब म्यूकोसा रीजन में प्रेजेंट है, जहाँ पे अपन ने लैमिना प्रोपिया पढ़ा था, इसने प्लाज्मा सेल में कन्वर्शन होने के बाद में एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। सिक्रेटरी आपका IgA अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे डाइमराइजेशन करना पड़ेगा, और डाइमराइजेशन के लिए आपको जॉइनिंग चेन लिंक करनी पड़ेगी। J चेन आपका लिंक हो गया, और J चेन लिंक होने के बाद में इसके साथ में बाइंडिंग किया आपके पॉली IG रिसेप्टर ने। पॉली IG रिसेप्टर अगर आपका यहाँ पे बाइंड होता है तो पॉली IG रिसेप्टर बाइंड होने के बाद में आपका यहाँ पे डायमेरिक एंटीबॉडी का IgA का रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस होगा। रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस में यहाँ पे हमने वेसिकल के अंदर में एंटीबॉडी जो है इसको पैक कर दिया। उसके बाद में एंजाइमेटिक क्लीवेज से जो आपका पॉली IG रिसेप्टर है इसको हम कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद जो वेसिकल है वो फ्यूज़ हो जाएगा आपके मेम्ब्रेन के साथ। फाइनली इंटेस्टिनल ल्यूमेन में आपको यहाँ पे IgA आपने सिक्रेट कर दिया, जिसके साथ J चेन तो था बट सिक्रेटरी कंपोनेंट भी इसके साथ में आ गया, और सिक्रेटरी कंपोनेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम दी पॉली IG रिसेप्टर, जिसके पास में 5 डोमेन्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो वॉयलेट कलर के जो डोमेन्स है वो 5 डोमेन पॉली IG रिसेप्टर के पास में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके FC रीजन के साथ में इंटरेक्ट करता है एंटीबॉडी। ठीक है, तो इन दिस वे अगर आप IgA जो है इसका अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो तो IgA का इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल एंड इन अब्सेंस ऑफ बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल आपको क्या क्या मिलेगा, तो इन अब्सेंस ऑफ बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल एंड इन प्रेजेंस ऑफ बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल अगर एंटीबॉडी को आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो तो इसका मतलब आपको बैंड यही एक ही मिलेगा, क्योंकि एंटीबॉडी एक ही है। ठीक है, अगर आप इसका रिडक्शन करते हो, डाइसल्फाइड लिंकेज ब्रेक करते हो, तो बैंड आपको यहाँ पे अलग अलग आएंगे। यहाँ पे आपको हेवी का बैंड मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट का बैंड मिलेगा, यहाँ पे आपको पॉली IG कंपोनेंट जो था या सिक्रेटरी कंपोनेंट इसका मिलेगा एक बैंड, और उसके बाद में आपको J चेन का भी एक बैंड मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे 4 बैंड मिलेंगे, जिसमें से 2 बैंड आपके लाइट और हेवी के हैं और 2 बैंड आपके J चेन और सिक्रेटरी कंपोनेंट के। तो ये सिर्फ पॉसिबल होता है इन केस ऑफ ओनली IgA। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके प्रेजेंस में अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट IgE जो है एजिक रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए IgE का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, 0.0003 ग्राम पर ml। तो ये यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन है IgE का, ये 0.3 ग्राम पर ml लिखा है अपन ने। जो टेबल था जिसमें अपन ने 0.0003 mg पर ml लिखा है। ठीक है, तो ये 0.3 ग्राम पर ml इसका कॉन्सेंट्रेशन जो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन होता है। उसके बाद में IgE एंटीबॉडी जो है ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेस को इंड्यूस करता है, जो आपके फीवर अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट
आपका जो IgE है, ये IgE का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, FC रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ऑन दी मास्ट सेल। तो मास्ट सेल के ऊपर FC रिसेप्टर है। एलर्जन अगर आपके IgE के साथ में इंटरेक्ट करता है, जो IgE आपके मास्ट सेल के साथ में बाइंड है, तो IgE अगर मास्ट सेल के साथ में बाइंड होता है तो उसको बोला जाता है सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। और सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल के साथ में जब भी आपका IgE सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल के साथ में जब भी आपका एलर्जन इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ IgE, तो मास्ट सेल का एक्टिवेशन होगा। मास्ट सेल का एक्टिवेशन होगा तो सिग्नलिंग जाएगी। सिग्नलिंग जाएगी तो यहाँ पे आपका सिग्नलिंग रिस्पॉन्सिबल रहेगा डीग्रैनुलेशन के लिए। तो डीग्रैनुलेशन अगर होता है तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ फार्माकोलॉजिकली कंपोनेंट को रिलीज़ किया जाता है, और नंबर ऑफ फार्माकोलॉजिकली कंपोनेंट अगर रिलीज़ हो रहे हैं आपके, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एलर्जिक रिस्पॉन्सेस की। ठीक है। उसके बाद में IgD जो है, ये आपका IgD का कॉन्सेंट्रेशन आपका 30 ग्राम पर ml है। तो ये आपका IgD जो है ये 0.2% आपका कंट्रीब्यूट करता है टोटल हीमोग्लोबिन इन सीरम। उसके बाद में IgD जो है, इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है कि IgD एक्ट एज ए रिसेप्टर ऑफ बी सेल। तो ये मैच्योर बी सेल जो है इसका रिसेप्टर होता है आपका MIgD। और IgD जो है ये कभी भी क्लास स्विचिंग में प्रोड्यूस नहीं किया जाता। जैसे अपन बोलते हैं कि प्राइमरी एंटीबॉडी IgM होता है, उसके बाद में हम क्लास स्विचिंग करते हैं टूवर्ड्स IgG, IgE और IgA, बट क्लास स्विचिंग में कभी भी सिक्रेटरी IgD प्रोड्यूस नहीं किया जाता। ठीक है। तो ये क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ हो गए, और इसमें से ये कुछ आपके इमेजेस है IgG का, उसके बाद IgD आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद में IgE, उसके बाद IgM, IgA। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट है आपका एंटीबॉडी जो है इसके डिटर्मिनेंट्स। तो आइसोटोपिक डिटर्मिनेंट्स और आइसोटिपिक एंटीबॉडी, एलोटिपिक एंटीबॉडीज़ या फिर इडियोटिपिक एंटीबॉडीज़ क्या होती है। आइसोटिपिक एंटीबॉडीज़ जो है इसका मतलब होता है कि हमारे पास में अलग अलग क्लास के एंटीबॉडी है, IgM है, IgG है, IgA है, बट वो सभी के सभी जो है ये कॉमन एंटीजन के अगेंस्ट में ही एक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है भले ही इनका क्लास अलग अलग है, बट ये सेम टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो हमने बोला कि एक एंटीजन है, उसके अगेंस्ट में पहले IgM को प्रोड्यूस किया, क्लास स्विचिंग की, और उसके बाद में IgG1 को प्रोड्यूस किया। तो IgG1 और IgM सेम एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते, इसलिए इसको बोला जाता है आइसो, मतलब सेम एंटीजन। तो आइसोटिपिक एंटीबॉडीज। उसके बाद में एलोटिपिक एंटीबॉडीज क्या होती है। तो एलोटिपिक एंटीबॉडीज में एंटीजन आपका सेम है, एंटीजन आपका सेम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दोनों भी एंटीजन सेम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्लास अगर देखते हो अपन तो क्लास भी आपका सेम है, IgG1, IgG1, बट ये IgG1 जिसने प्रोड्यूस किया है वो माउस जो है सॉरी हाँ, ये आपका IgG1 और ये IgG1। ठीक है। तो सॉरी ये नीचे का एक्सप्लेन किया था मैंने। ये आपका सेकेंड है एलोटिपिक। तो एलोटिपिक जो है इसमें IgG1 और IgG1 ये दो आपके सेम क्लास के एंटीबॉडी है जो सेम एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो दोनों भी सेम एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट इनको किसने प्रोड्यूस किया है। तो पहले IgG1 को प्रोड्यूस किया स्ट्रेन A ने, और IgG1 जो सेकेंड है जिसको प्रोड्यूस किया माउस के स्ट्रेन B ने। मतलब स्ट्रेन अलग अलग हो गई तो इनका जो कांस्टेंट रीजन है इसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, बराबर।
तो एंटीजन सेम एंटीजन के अगेंस्ट में बाइंडिंग तो कर रहे हैं, बट जिसको ये प्रोड्यूस कर इनको जो ऑर्गेनिज्म आपका प्रोड्यूस कर रहा है उसके स्ट्रेन अलग अलग है। तो स्ट्रेन ए आईजी G1 प्रोड्यूस कर रहा है जो बाइंड हो रहा है अगेंस्ट दी एंटीजन ए। स्ट्रेन बी ये भी आईजी G1 ही प्रोड्यूस कर रहा है जो बाइंड हो रहा है अगेंस्ट दी एंटीजन ए, सेम एंटीजन, बट ये अलग अलग आपके स्पीशीज से आए, स्ट्रेन से आए, इसलिए इसको बोला जाता है एलोटिपिक। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है इडियोटिपिक। इडियोटिपिक में क्या हो रहा है, इडियोटिपिक में आपका जो एंटीजन है ये एंटीजन अलग अलग हैं। तो एंटीजन ए और ये एंटीजन बी दोनों एंटीबॉडी जो है ये सेम क्लास के हैं, आईजी G1 है, ये भी आईजी G1 ही है, क्लास तो सेम है, सब क्लास भी सेम है, बट एंटीजन आपके अलग अलग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है इडियोटाइप। तो ये हो गया आपका इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट्स। तो ये आपका फाइनली आपका जो डिफरेंस है वो आपको वेरिएबल रीजन में दिखेगा। उसके बाद में एलोटिपिक में डिफरेंस आपको कांस्टेंट रीजन में मिलेगा। तो आइसोटिपिक जो है इसमें भी आपको डिफरेंस आपके कांस्टेंट रीजन में मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारा जो एंटीबॉडी है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जीन रीअरेंजमेंट। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का जीन रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ये एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस होती है, हर एक एंटीबॉडी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक कैसे होती है, और n नंबर ऑफ एंटीजन डाइवर्सिटी के अगेंस्ट में हम n नंबर ऑफ एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम कितना डाइवर्सिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इम्यून सिस्टम में। तो ये सब कल आपको समझ में आएगा जब हम एंटीबॉडी का जीन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे फॉर दी डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी। तो